अस्सलाम वालेकुम। आज कॉलेज का 96वां 96 फाउंडेशन डे है। इसके मौके पे हम पीएसएम डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। अमित को बुला लीजिएगा, थोड़ा लाइव कर दे। करवा रहे हैं 20 मीडिया है। देख लीजिए, एक बार सलाम बोलिए। साहब आ जाए तो फिर इनका शुरू करवा देंगे प्रेजेंटेशन। लाइव होगा वो तो, और भी लोग ग्रुप में भेजा है, आप लोग जिनको चाहे, जो बच्चे बच रहे हैं स्टूडेंट्स या ओल्ड बच्चे, उनको शेयर कर सकते हैं उसको। कितना देर इमरान जाएगा? ये लाइव है हम लोग, ठीक। इसको सबको आइए सर, आज आप लोग आए। आज शहनवाज साहब आ गए। अभी फिलहाल सेकंड हाफ में अरेंज हो जाएगा वो। हाँ, शमीम साहब आगे आ जाए। शहनवाज साहब अभी आगे, अभी इस सेशन में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सर की परमिशन से शुरू किया जाए। आप सबका खैर मकदम है इस 96 कॉलेज फाउंडेशन डे में। असल में 95 साल हुआ है, लेकिन फाउंडेशन डे 96 थे। ये कंफ्यूजन कल से चल रहा था, तो ये क्लियर कर दिया मैंने कि 96 ये फाउंडेशन डे है। पहला जिस दिन हुआ था 1926 में, वो भी काउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर अब जब जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। 2025 में हमको 1 साल होगा, 100 साल होगा 2026 में। 2026 में और 2025 में 100वां फाउंडेशन डे हम लोग इंशाल्लाह मनाएंगे। और यकीन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी यहाँ मौजूद है हम सब रहेंगे। एज ए एलुमनाई कुछ लोग आएंगे, कुछ एक्स ऑफिशियल्स आएंगे, लेकिन जो जील है, जो इंस्टीट्यूट का जो डायनेमिसिटी है, वो कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल मैं सबसे पहले विद द परमिशन ऑफ द डिग्निटीज ऑन द डाइस एक ओवरव्यू आज के प्रोग्राम का मैं आपके सामने रख दूं कि ये जो 96 कॉलेज फाउंडेशन डे है, इसमें 2 सेशन में बटा हुआ है आज का प्रोग्राम। पहला सेशन जो साइंटिफिक सेशन है, जिसमें एक प्रेजेंटेशन होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स पे,
उस पर डॉक्टर MD इमरान जो PG है TST डिपार्टमेंट में, प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, उनका प्रेजेंटेशन होगा। और जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा स्टार्ट होगा वो 2 बजे से, वो असल में इनॉग्रल सेशन होगा। इंशाल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत से वो स्टार्ट होगा, डॉक्टर अनस होंगे। फिर उसके बाद जो हमारे गेस्ट होंगे, आज 5 गेस्ट हैं हमारे लिए। जो चीफ गेस्ट है वो अरविंदर सिंह है, IFS, स्पेशल सेक्रेटरी कम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्टेट आयुष सोसाइटी बिहार। दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे इरफान अहमद सुखानी साहब हैं, जो डायरेक्टर है यूनानी के, डिप्टी डायरेक्टर। और जो तीसरे गेस्ट हैं वो हमारे जो सिस्टर कॉलेज है गवर्नमेंट अरुदा कॉलेज, जिसकी PO में तासीस फाउंडेशन डे अभी 26 को मनाई गई है, उसके प्रिंसिपल होंगे। और फिर जो चौथे गेस्ट होंगे डॉक्टर AB चौधरी, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो आयुष के, तो वो होंगे हमारे बीच। और एक फिफ्थ होंगे डॉक्टर श्री प्रशांत कुमार जी होंगे, जो AO हैं स्टेट आयुष सोसाइटी बिहार में। तो ये तो गेस्ट की लिस्ट हो गई। उसके बाद डाइस पे प्रिंसिपल साहब होंगे और यहाँ के जो स्टाफ है वो होंगे। इस प्रोग्राम में 2 चीजें होंगी। एक तो जो हमारे गेस्ट हैं उनकी स्पीचेस होंगी, आधा घंटा या 1 घंटा जो भी वो लेंथ होगी उसकी। वो शुरुआत होगी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम में, अभी आप लोग को ओवरली मिल जाएगा। उसमें इंट्रोडक्शन प्रोग्राम मैं खुद दे दूंगा, वहां भी रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त हो सकता है आप लोग की प्लेस कुछ और हो, वर्चुअली आप देख रहे होंगे, या थोड़ा 40 की एक हमारी लिमिट है, 40-45 की, डाइस पे 5 आ जाता है, 50 हो जाता है। उसकी वजह से सेकंड हाफ में थोड़ी सी तकलीफ आप लोग को देनी पड़ेगी कि वो बाहर शायद ऊपर आप लोग उसको अटेंड करें। तो उस वक्त जो प्रोग्राम है उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होनी है। तो उनकी जो मुझे लगता है माइक मुझसे पहले बोल दे रहा है वो, इसलिए तो खैर, तो उस वक्त जो प्रोग्राम होगा उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद प्रिंसिपल साहब की एक स्पीच होगी जिसमें अजमल खां के ताल्लुक से, और फिर इस कॉलेज का उनका जो मिशन था, इस कॉलेज के बनने में क्या रोल था उसका, तो उस पर प्रिंसिपल साहब एक स्लाइड प्रेजेंटेशन होगा। और उसके बाद फिर हमारे गेस्ट की स्पीचेस होगी। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज आनी है इसमें, आज ही के दिन 96 कॉलेज फाउंडेशन डे के अवसर पे एक पोस्टल स्टाम्प रिलीज होगा कॉलेज का। देख रहे होंगे राइट साइड में आप लोग बैनर में, तो GPO की तरफ से कॉलेज का लोगो जो है वो दिया गया है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन डिसाइड हुआ, अदरवाइज कॉलेज की बिल्डिंग थोड़ी सी थोड़ा सा वो टेक्निकल बहुत टफ था, 2 महीना का प्रोसेस था, इसलिए बिल्डिंग नहीं आ पाई। बिहार की भी कोई बिल्डिंग नहीं है। विस्कोमान चाह रहा था कि उनको गोलघर मिल जाए, तो उनको भी नहीं मिला, तो रेल का इंजन वहां दिया गया, तो वो एक टेक्निकल इशू था। इंशाल्लाह हम लोग 100th जब मनाएंगे तो उस पर कोशिश करेंगे कॉलेज की बिल्डिंग उसमें आए। उसके बाद फिर मेमेंटोज प्रेजेंटेशन, उसका अनावरण होने के बाद, और फिर आप लोग जहां भी होंगे, तराना कॉलेज का होगा, जो नए लोग होंगे उनको सुनेंगे, बहुत अच्छा तराना बन पड़ा है। और फिर उसके बाद ठीक उसके बाद एक जनगण मन के बाद ये खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो उसमें लंच का तो नहीं, मुझे लगता है कि रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है सबके लिए। आप लोग रहें जहाँ भी, चाहे पोजीशन आपकी क्लासेस में ऊपर हो या यहाँ हो, हर शक्ल में इसको अटेंड करना है। तो बिला ताखिर के सर प्रेजेंटेशन के लिए मैं इमरान को अब दावत दूंगा। आप लोग सुने इसको, और हम लाइव भी हैं, इसलिए वी हैव टू बिहेव लाइक दैट कि इकोज ना प्रोड्यूस हो, इमरान ही इमरान रहे वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum, respected principal sir, faculty member and my colleagues. आज कॉलेज का 96वां फाउंडेशन डे के साथ साथ वर्ल्ड ORS डे भी है। तो प्रिंसिपल सर का पहले से ही ये प्लान था कि आप इस महीने में ORS डे को अच्छे से मनाएं, उस पर एक प्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने पेश करें। तो मैं पहले से इसको तैयार कर रहा था। 1-2 दिन पहले तनवीर सर से मैंने बात किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ ही इसको जोड़ दिया जाएगा और आप इस पे एक प्रेजेंटेशन दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इस मौके पे प्रेजेंटेशन देने के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन, वर्ल्ड ORS डे आज 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन ORS
तीन वर्ड से मिलकर बने हैं, ओरल, रिहाइड्रेशन और साल्ट। ओरल का मतलब होता है ओरली जिसको यूज किया जाए। रिहाइड्रेशन मीन्स अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए उसके एवज में जो भी फ्लूइड दिया जाता है रिहाइड्रेट करने के लिए, वो डिहाइड्रेशन हो गया। इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, नमक का, इसलिए इसको मिला करके ORS, सॉल्ट, ORS कहते हैं। इस टर्म की इजाद सबसे पहले लेंसेट ने किया है। लेंसेट एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जहाँ से मैगजीन वगैरह निकलते हैं, वही इस ORS टर्म का जो है वो इजाद किया है। वैसे तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत पुरानी है, हमारे कदीम अतिबाओं ने भी अपनी किताबों में जिक्र किया है। उस वक्त डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए नारियल पानी, फलों के रस, दाल का पानी, ये सब इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन ये दो डॉक्टर थे, एक हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के, इन दोनों के कोलैबोरेशन से मिलकर ये ORS तैयार हुआ है। 1953 में एक डॉक्टर थे हिंदुस्तान के, हेमेंद्र नाथ चटर्जी, 1953 में ये कोलकाता के इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। और एक डॉक्टर हैं मिस्टर रफीकुल इस्लाम साहब, जिनकी पैदाइश 1936 में और इनकी वफात 2018 में हुई है। इन्होंने जब भारत पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अलग हुए, और उसके बाद वहाँ पे फिर पाकिस्तान जो था वो दो भागों में बटा, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी हुई। गरीबी के बाद बहुत ओवर क्राउडिंग था और पानी की बहुत किल्लत थी, तो वहाँ पे ना बहुत कॉलरा, इन्फेक्शियस कॉलरा बहुत फैला, वहाँ पे बहुत डेथ हुई। तो ये जो डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब थे, इन्होंने ही जो है ORL, ओरल सेलाइन का वहाँ पे इजाद किया। इसीलिए WHO ने जो इसेंशियल ड्रग है, इसेंशियल ड्रग्स की जो लिस्ट होती है, उसमें उन्होंने इसे 2015 में ऐड किया है। उससे पहले ORS जो है इसेंशियल ड्रग की लिस्ट में नहीं हुआ करते थे। ये बहुत नया मेडिसिन के तौर पे जो है ये, इसकी हिस्ट्री बहुत नई है, 60 से 70 साल के। इससे पहले लोग डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड यूज किया करते थे, लेकिन ORS का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ORS WHO ने 2015 में इसेंशियल ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया। ORS का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड डायरिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की एक स्टडी है जिसमें ये कहा जाता था कि एक साल में 5 मिलियन बच्चों की मौत हो जाया करती थी। पूरे वर्ल्ड की ये सर्वे है। जब से ORS आया है, ORS के इस्तेमाल से इसमें 30 से 40% डेथ रेट जो है वो कम हुआ है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत आसान भी है। एक स्टडी हुई थी 2005 से 2015 के बीच में, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इन लैंसेट 2015 में। इनकी स्टडी ये कहती है कि जो 5 मिलियन बच्चे पूरे साल में मर जाया करते थे डिहाइड्रेशन डायरिया की वजह से, ORS के आने की वजह से, ORS थेरेपी को इस्तेमाल में आने के बाद ये डेथ का जो रेशियो है वो 5 मिलियन से 3 मिलियन में कन्वर्ट हो गया। पुरानी किताबों में भी तकरीबन 3500 साल पुराना डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के कई लिटरेचर्स अपने यूनानी फिलोसफर्स ने अपनी किताबों में जिक्र किया है। उस वक्त ये ORS नहीं हुआ करता था, उस वक्त राइस वाटर, कोकोनट जूस और कैरेट सूप के रूप में जो है डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए इस फ्लूइड का इस्तेमाल किया करते थे। कोलरा एक बार एपिडेमिक हुआ है 1829 साल में। उस वक्त एक साइंटिस्ट भी थे, कई डॉक्टर भी थे, विलियम ब्रोकन। उस वक्त उन्होंने फर्स्ट टाइम IV फ्लूइड का इस्तेमाल किया था, और IV फ्लूइड का इस्तेमाल करके कोलरा की जो डेथ रेट 70% थी उसको उन्होंने 40% में कन्वर्ट किया। ऐसे ही हिंदुस्तान में डॉक्टर हेमेंद्र नाथ चटर्जी कोलकाता में, और डॉक्टर दिलीप महालैंडबीस, ये डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब के साथ इनका जो है वर्क है। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से ये ORS जो है WHO ने रिकमेंडेड किया है। ये जो स्टडी है 3,50,000 पेशेंट की, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत वाटर की किल्लत, खाने की किल्लत थी,
और मतलब वहाँ पे बहुत कम स्पेस में ज़्यादा लोग रहते थे। इसकी वजह से वाटर की बहुत किल्लत थी, वहाँ पर डायरिया हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की वहाँ पर मौत हुई। तकरीबन 3.50 मरीजों का डॉक्टर दिलीप महालैंड बाइस और डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब का स्टडी है, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड इस्तेमाल करके, और बच्चों की वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन थी उनकी जान बचाई। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का जो पैकेट बनता है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि जो पाउच बनता है वो 60 इंटू 90 mm का होना चाहिए इसका पाउच, और अगर पॉलीथीन यूज कर रहे हैं तो 50 माइक्रोन का उसका पैकेट का जो है वो थिकनेस होना चाहिए, और अगर आप एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 9 माइक्रोन का होना चाहिए, और उस पैकेट पे यूनिसेफ का लोगो होना चाहिए, पैकेट सफेद कलर का होना चाहिए, और उस पर जो भी चीज हम लिखते हैं वो ब्लू और ब्लैक कलर का होना चाहिए। देखा जाए तो ओआरएस जो है वो 4 टाइप के फॉर्मुलेशन से तैयार किए जाते हैं। एक फॉर्मुलेशन है जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड, दूसरा फॉर्मुलेशन है ट्राई सोडियम साइट्रेट बेस्ड, तीसरा ओआरएस जो फॉर्मुलेशन है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ओआरएस, और फोर्थ वन जो ओआरएस का फॉर्मुलेशन है उसको बोलते हैं सुपर ओआरएस। जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड ओआरएस है, इसका जो कंपोजिशन है एक पैकेट का, जो आइडियल पैकेट्स होते हैं उसमें 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 2.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड द 2.5 सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा टाइप जो हम डिस्कस कर रहे थे ट्राई सोडियम साइट्रेट बेस्ड ओआरएस पैकेट जो होते हैं उसमें 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज 20 ग्राम, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस होता है वो पोटेशियम क्लोराइड जो है वहां पे 2.5 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, और ट्राई सोडियम साइट्रेट बेस्ड ओआरएस में 1.5, और इसमें ऐड करते हैं 2 ग्राम ट्राई सोडियम साइट्रेट। थर्ड वन टाइप, पहले इन दोनों के कंपैरिजन हम कर लें कि इन दोनों को मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो बाइकार्बोनेट बेस्ड ओआरएस है वो लेस स्टेबल होते हैं, और इसके इस्तेमाल से स्टूल आउटपुट जो डायरिया में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ट्राई सोडियम बेस्ड ओआरएस जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे बाइकार्बोनेट बेस्ड ओआरएस से ये ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर इसके इस्तेमाल किए जाए तो स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी होती है पेशेंट की, डायरिया पेशेंट में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में भी कमी आती है, और जो हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है, ज्यादा सोडियम का जो लॉस हो जाता है बार बार स्टूल जाने की वजह से, तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट से ज्यादा सुपीरियर ट्राई साइट्रेट बेस्ड ओआरएस है। अब तीसरा है WHO ने जो अभी लेटेस्ट निकाला है WHO ओआरएस ऑस्मोलरिटी। ये ऑस्मोलरिटी इन्होंने मॉलिक्यूल मतलब 90 मिलीमोल ये यूनिट है, मतलब कि एक पैकेट में जो है वो सोडियम की क्वांटिटी 90 मिलीमोल होना चाहिए, क्लोराइड का 80 मिलीमोल होना चाहिए, ग्लूकोज 110 मिलीमोल होना चाहिए, पोटेशियम का जो 20 मिलीमोल होना चाहिए, टोटल मिला के 310 मिलीमोल होना चाहिए। WHO जो अब WHO ने जो रिकमेंडेड किया है ओआरएस पैकेट का, उसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स की मोलरिटी इस रेशियो में होनी चाहिए। तो कहते हैं कि भाई ऑस्मोलरिटी क्यों चेंज किया? ऑस्मोलरिटी चेंज करने की वजह यही थी कि जो सोडियम लॉस होता है डायरिया में, उस सोडियम को जब ओआरएस के थ्रू हम देते हैं ऑस्मोलरिटी कम करके, तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इंटेस्टाइन में, और इसको क्वांटिटी के बेस पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे वहां पे जो हम 3.5 ग्राम लिया करते थे, रिड्यूस ऑस्मोलरिटी में 2.5 सोडियम ग्राम लिया इसमें यूज करते हैं। ग्लूकोज 13.5 उसमें 20 ग्राम यूज करते थे, वहां पे 2.5 ग्राम यूज करते थे, और ऑस्मोलरिटी को कम करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम यूज करते हैं, और ट्राई सोडियम साइट्रेट जो 2 ग्राम वहां पे यूज करते थे 2.9 करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है।
ऑस्मोलैरिटी कम करने की कई वजूहत हैं। एक तो ये कि सोडियम की कमी से जो हाइपोनेट्रीमिया बॉडी में हो गया है, और ओआरएस सॉल्यूशन से जब ये ओआरएस पार्टिक मतलब मॉलिक्यूल जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। और अभी जो न्यू लेटेस्ट ऑस्मोलैरिटी ऑफ न्यू ओआरएस आया है वो सोडियम का 75 मिलीमोल, क्लोराइड का 65 मिलीमोल, ग्लूकोज का 75 मिलीमोल, पोटासियम का 20 मिलीमोल, साइट्रेट का 10 मिलीमोल। अब ये कम हो गया, उससे भी कम 245 मिलीमोल। अब है जो बच्चे जो बड़े होते हैं वो तो अपने से कह सकते हैं कि हमको डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन वो बोल भी सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनमें कुछ साइंस है जिससे हम डिहाइड्रेशन को पहचान सकते हैं। जैसे कि स्किन का ड्राई हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन का, फिर बच्चे को ज्यादा प्यास आती है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है बच्चों में। बच्चे बहुत रोते तो हैं, लेकिन रोने के साथ साथ आंखों से जो आंसू नहीं गिरते हैं। बच्चे रोते हैं पर आंखों से आंसू नहीं आते। मसल बहुत कम हो जाता है, ड्रोजिनेस आ जाती है, एंटीरियर फंटेनल वो डिप्रेस हो जाता है, आई जो है वो सनकीन हो जाया करती है, टेकिकार्डिया हो जाता है बच्चों के वजन में। हाजरीन से गुजारिश है कि मास्क पहन करके बैठे हैं। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और गलत मैसेज जा रहा है जो। डिहाइड्रेशन बच्चों में पहचानने का जो तरीका है वो मैं अभी अब डिस्कस कर रहा था कि बच्चे का एंटीरियर फंटेनल डिप्रेस्ड हो जाता है, सनकेन आई हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाया करती है, वजन में 5 से 10% की कमी आ जाती है, और टंग जो है वो ड्राई हो जाता है। हम इसको पिक्चोरियल भी समझ सकते हैं। ये कि एंटीरियर फंटेनल यहाँ पे होता है, ये डिप्रेस हो जाता है, सनकेन आ जाता है, आंखें धंस जाती हैं, टंग जो है वो ड्राई हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बच्चों में यूरिन आउटपुट नहीं होता है। ये सब कुछ साइंस है जो छोटे बच्चे हैं, जो आपको कह नहीं सकते कि वो उनको डिहाइड्रेशन है, तो आप उनको पहचानने का तरीका है जो पिक्चोरियल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब डायरिया क्या होता है, जिसकी वजह से मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि सालाना तकरीबन 5 मिलियन बच्चे जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू डायरिया। तो डायरिया का जो WHO का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको वाटरी स्टूल 3 से 4 बार होता है इन 24 आवर, तो हम उसको डायरिया कहते हैं। एक्यूट डायरिया, अगर डायरिया की हिस्ट्री 14 दिन के अंदर की है तो एक्यूट डायरिया कहते हैं, और डायरिया 14 दिन से ज्यादा बढ़ जाता है तो परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, और डायरिया की हिस्ट्री मरीज 1 महीने से पुराना देता है तो उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। पैथोलॉजी ऑफ डायरिया, इसमें ये है कि बार बार लूज स्टूल होने की वजह से इंटेस्टाइन से सोडियम का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। सोडियम के लॉस हो जाने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें जो हम ओआरएस का घोल देते हैं इंटेस्टाइन में जाके किस तरीके से एक्सचेंज होता है उसको बताने की कोशिश की है। ये आपका इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ये एपिथेलियम है, और ये ये ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज यूनिपोर्टल GLUT2। ये रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम और पोटासियम के एक्सचेंज में। दो पोटासियम जब इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड वेसल्स की तरफ जाते हैं, उसके नतीजे में 3 यूनिट जो है वो सोडियम, 2 यूनिट पोटासियम जब ब्लड से इंटेस्टाइन के मसल को क्रॉस करते हैं तो 3 यूनिट सोडियम जो है वो इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ जाते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें ग्लूकोज का भी रोल है। ग्लूकोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज, नॉट इनका एक्टिव कोई रोल नहीं है, पर अगर ग्लूकोज के साथ अगर सोडियम और पोटासियम देते हैं तो उसका एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए ओआरएस के घोल में ग्लूकोज देते हैं। ये वही चीजें जो रिसेप्टर है SGLT1, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटासियम आयन।
अब है कि ओआरएस का एडवांटेज क्या है। जब हम ओआरएस देते हैं तो क्या होता है, ओआरएस की देने की वजह से कोलेरा के पेशेंट को या डायरिया के पेशेंट को जब हम ओआरएस देते हैं तो उस मरीज को 33% ऐसे मरीज होते हैं जिनको आईवी फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर ओआरएस हम यूज करते हैं तो। 20% ऐसा होता है कि उसके स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। वोमिटिंग की भी टेंडेंसी 30% मरीज में कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज की जान बच जाती है। तो ओआरएस की एडवांटेज है। डोज है कि भाई ओआरएस देना कितना चाहिए। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 4 महीने है, वजन तकरीबन 5 किलो के आसपास है, तो 4 घंटे के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं, शुरू के 4 घंटे हम ओआरएस कितना दें, तो 75 ml पर किलो के हिसाब से। तो 75 और 5 किलो के हिसाब से 200 से 400 ml कंज्यूम इन विद इन 4 आवर। इसी तरीके से हर एज ग्रुप का है, वजन और एज का रिलेशन के हिसाब से बॉडी फ्लूइड, जो डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है उसको अंडर 4 आवर, 4 घंटे के अंदर कितना फ्लूइड देना चाहिए उसका ये चार्ट है। बस इतना याद रखना है कि 75 ml पर केजी वेट इन 4 आवर। अब इसको तैयार कैसे करना है, एक तो ये है कि ओआरएस जो WHO ने रिकमेंडेड किया, अगर वो अवेलेबल है तो वही इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर किसी को डायरिया हुआ घर पे या किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है बॉडी घर में किसी को, तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे। 1 लीटर पानी लेंगे, उसको उबाल करके ठंडा कर लेंगे, उसमें 6 टी स्पून जो है वो शुगर चीनी लेंगे और आधा चम्मच नमक लेंगे। और टेस्ट को चेंज करने के लिए 1 से 2 बूंद जो है वो नींबू का उसमें डाल देंगे। वो घरेलू ओआरएस आपका तैयार हो जाएगा जो WHO रिकमेंडेड करती है। ये वही तरीका हमने बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है पानी को पहले उबालेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर 6 टी स्पून फुल शुगर ऐड करेंगे, हाफ कप, आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड करके, वो घरेलू नुस्खा है जो ओआरएस का, वो तैयार करने का तरीका है। इसको जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, चूंकि अभी हमने बताया कि 1 साल में चूंकि 5 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाया करती है, तो ये जीवन रक्षक घोल भी इसको कह सकते हैं। जो देने का तरीका है कि अगर बच्चा 2 साल से कम का है तो ओआरएस हमने तैयार कर लिया है, जिसका तरीका हमने बताया कि 1 लीटर पानी, और अगर आपके पास ओआरएस का पैकेट है उसमें डिजोल्व कर लेंगे, और नहीं तो होममेड तरीका जो हमने बताया है वो तैयार करने के बाद 1 से 2 चम्मच हर 2 से 3 मिनट पे बच्चे को देना है। और बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है, खुद से पी सकता है तो कप से देंगे, बार बार उसको पीने की हिदायत देंगे जब तक उसका यूरिन आउटपुट ठीक ना हो जाए। और एक बार तैयार किया हुआ ओआरएस आप 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर किसी मरीज को ओआरएस देने के बाद वोमिटिंग होता है तो आप उसको 10 मिनट वेट करेंगे, देन फिर से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ओआरटी प्रोग्राम जो है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 से चला रही है। अभी एक नया प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया है। इसका बेनिफिट, अचीवमेंट एंड बेनिफिट, ये लो कॉस्ट होता है, बहुत कम पैसे में तैयार हो सकता है और ये घर पे तैयार किया जा सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। ये पीने के पानी से इसको तैयार किया जा सकता है, इसको स्टेबलाइज करके कोई स्पेशल पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ब्रेक थ्रू है कोलेरा और डायरिया के मरीज के लिए, जो जिस डायरिया और कोलेरा की वजह से पहले मोर्टेलिटी रेट 49.3 था, अब ओआरएस को यूज करके हम इसको 0.11% अचीव कर चुके हैं। एक वीडियो के साथ हम आप लोगों को यहाँ पे छोड़े जाते हैं, आप इसको जरूर देखें।
अरे ओआरएस का घोल और जिंक हमने देखे नहीं पानी की तरह जल्दी कर रही है रात में कुछ खाएगी नहीं तो सुबह में टट्टी अपने आप बंद हो जाएगी दस्ती कभी इससे टट्टियां बढ़ भी जाएंगी नहीं बिल्कुल नहीं खाने से बच्चे को बीमारी से बिल्कुल ताकत मिलेगी बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए एक गिलास पीने के बाद इसकी अच्छी तरह से मिलाकर बच्चे को छोटी सुबह से थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलानी चाहिए इस ओआरएस के घोल को हर 24 घंटे बाद स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी स्वास्थ्य केंद्र पर या डॉक्टर से ओआरएस की गोलियां जिंक की गोली ले सकता है ये हर स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से उपलब्ध है घबराने की जरूरत नहीं है अच्छी तरह से हाथ धोकर 1 लीटर बाद का ठंडे पानी में 6 से बढ़ जाता है इस घोल को छोटी सी कटोरी में लेकर चम्मच से बच्चे को पिलाएं बच्चे को घोल को ढक के रखें इसके अलावा बच्चे को नींबू पानी शिकंजी दाल पानी चावल पानी नारियल पानी पिला सकते हैं मुझसे की गोलियां ही तो बच्चे के शरीर को अंदर लेके हो जाती है ये सभी चाहते हैं इसे रोकने के लिए नमक घोल पिलाते हैं जिससे बच्चे के शरीर में आई नमक और पानी की कमी को पूरा किया जा सके दस्त की वजह से बच्चे के शरीर में आई खतरे से बचाती है ओआरएस का घोल में पानी पिला दो ओआरएस का घोल ठीक से घुल जाना चाहिए तभी इसका फायदा मिलेगा ठीक है आपने बेकार है लगी अरे दुल्हन बीमारी के दूसरों को कर सकते हैं इसलिए 10 लगे बच्चे की टट्टी को मुंह खुले में नहीं फेंकना चाहिए उसे बच्चों को देना चाहिए या फिर देना चाहिए हमारी छोटे से बीमारी की महामारी से बचा सकती है अरे मौसी कितनी जल्दी अच्छी हुई अब ये हमेशा ऐसे ही दिखेगी क्योंकि दवाई है तो सीख ले रहा है हाँ मौसी सभी आधे 10 होने पर दिन की गोली बोलते रहना चाहिए बच्चे को तेरा की मत हमेशा से होता है ऐसा बोल देना चाहिए बच्चे को इस तरह बात करना चाहिए बच्चे की रखी धोने के बाद ही करने से बच्चे की क्षमता है 6 महीने की उम्र के बच्चों को जिनकी आधी गोली दे 6 महीने और उससे ऊपर के बच्चों को जिनकी पूरी एक गोली दे दस्त शुरू होते ही ओआरएस और जिंक की गोली दे 14 दिन प्रतिदिन एक गोली के हिसाब से जिंक की गोली देते हैं प्लान कर दी तो दूसरा नहीं करेंगे बच्चे को ओआरएस का घोल और जिंक की गोली दे 14 प्रतिदिन एक गोली के हिसाब से जिंक की गोली देते रहे यदि 30 मिनट बाद गई तो वो ठीक से असर नहीं करेगी 6 महीने और उसके ऊपर के बच्चे को बच्चों बच्चों अवश्य दे इससे उन्हें बीमारी से लड़ने जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी दूसरी बच्चे बच्चे को हमेशा अच्छी तरह से बच्चे को सब पानी डालना चाहिए बच्चे की टट्टी धोने के बाद भी हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए
से पर ये बच्चे को यदि घर में और इसकी पूरा ना हो तो नींबू शिकंजी चावल पानी दालें पानी से होना चाहिए। ये दस्त खत्म ओआरएस की सुरक्षा और सेहत की ताकत के साथ आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो जी सर। जी नहीं, उसमें नहीं यूज होता है जहां तक सोडियम ट्राइसोडियम साइट्रेट तो डिहाइड्रेशन को तो हाँ डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेगा, उसी के लिए तो देते हैं हम लोग। और नो डायरिया में देयर इज नो रोल ऑफ ओआरएस इन द डायरिया। ठीक सर। हो गया 1:39 2 बजे से बाकायदा जो है वो सेक्शन स्टार्ट होगा। तब तक मैं तोही साहब से गुजारिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन जो था डॉक्टर इमरान का उसको थोड़ा समअप करें एक्सपर्ट कमेंट के लिए सर। डॉक्टर इमरान साहब ने जो है ना ओआरएस पर और उसके अफादियत पर जो है ना एक लेक्चर दिया, बहुत अच्छा था। मतलब उसका कंटेंट जो है जो होना चाहिए शुरू से सब कुछ था। एक चीज जो ये है कि इस प्रेजेंटेशन में जो है खास तौर से सिर्फ बच्चों ही पर फोकस किया गया है, छोटे बच्चों में, जबकि डायरिया या कोई भी कॉलरा ये इस तरह की चीज जो होती है कॉमन बड़ों में भी होती है, तो उस पर भी थोड़ा सा जोर देना है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ना बच्चों की डायरिया पर मतलब ये हुआ, सिर्फ बच्चों ही पर ज्यादातर हम जो फील किया एज है ये है सारी चीज जो है उससे सिर्फ बच्चों के लिए किया है। तो सिर्फ बच्चों ही को नहीं, डायरिया तो कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। क्योंकि पहले जो है कॉलरा जो है चलता था, और कॉलरा जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड ये होता था कि जो है मतलब फ्यू आवर्स जो है कहता था कि आदमी जाता था और जाते जाते उसकी तीमारदारी में खुद भी जो है उसमें शामिल हो जाता था। लेकिन कॉलरा तो करीब करीब खत्म हो गया। अब डायरिया की बहुत सारी वजह होती है जो इसमें तो नहीं शामिल कर सकते थे क्योंकि डायरिया उनका टॉपिक नहीं था, लेकिन डायरिया से कंसर्निंग ओआरएस उसी पर ये किया जाता है। डायरिया का बहुत अच्छा डिफिनेशन भी बताया, तो उसमें जो है फूड पॉइजनिंग है, डिसेंट्री है, या और भी बहुत सारी चीजों से डायरिया हो जाता है। उसमें जो है डिहाइड्रेशन हुआ, ओरल डिहाइड्रेशन जो है करना है। तो थोड़ा सा जो है ये कहेंगे कि इस पर जो है ना थोड़ा सा बच्चों के साथ साथ जो है कॉमन भी जो है हाँ, क्योंकि सिर्फ डायरिया जो है ना फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, इन्फेंटाइल डायरिया फिर रखना पड़ेगा, है ना।
तो ये डायरिया चूंकि ORS न सिर्फ एक बच्चों ही को बल्कि बड़ों में भी देते हैं किसी तरह का फूड पॉइजनिंग होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे शामिल रहते हैं। उसमें मैक्सिमम जो है किसी बारात में गए, किसी मंडल में गए और उसमें जो है फूड जो है पॉइजनिंग हो गया, तो वो बहुत सीवियर जो है होता है। तो उसमें तो ज्यादातर एडल्ट ही होते हैं, या ऐसे भी जो है बैचलर डिसेंटी है, इस तरह का बच्चों में होता है, लेकिन बड़ों में भी इस तरह से इस चीज इन्फेंटाइल डायरिया इसको स्पेसिफाई ना ORS के लिए किया जाए कि सिर्फ इन्फेंटाइल डायरिया, बल्कि कॉमन डायरिया, तो थोड़ा सा उसमें जो है लेकर चल सकते। बहुत अच्छा रहा, शुक्रिया सर। सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैं डॉक्टर रजी को मदद करूंगा कि आप कुछ रिलेटेड टू द प्रीवियस प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम ऑल। तो एक्चुअली ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मुझे बोलना पड़े, लेकिन चूंकि टाइम बचा हुआ है तो और कुछ इसी ORS के ऊपर एलेबरेट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी डॉक्टर जावेद अनवर सर ने एक सवाल किया था कि क्या डायरिया को प्रिवेंट करता है ORS। डायरिया को प्रिवेंट ORS अगर पैथोफिजियोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो जरूर कम करता है। वो इस तरह से, क्योंकि जब कभी भी आपकी बॉडी फ्लूइड लेवल यानी वाटर लेवल कम होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो ऑस्मोलैरिटी बहुत फास्ट होती है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब आप ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, तो जो जीआई सिक्रेशंस होता है वो बैलेंस होता है और इसकी वजह से डायरिया को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग ये है कि जब हमें उसके लिए सबसे पहली चीज एग्जैक्टली ऑस्मोलैरिटी को समझना होता है, और जो हमारा फ्लूइड के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसफर होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपी चैनल के जरिए से जो ट्रांसफर होते हैं, उसको एग्जैक्टली हमें समझना होता है। तभी जाके हम जो भी हमारे मॉलिक्यूलर एक्सचेंज होते रहते हैं इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डिपार्टमेंट में, तो हम एग्जैक्टली उसको समझ पाते। रही बात डायरिया के कॉम्प्लिकेशन को ज्यादा अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि डायरिया की कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो हाइपोवॉल्मिक शॉक में जाते हैं मरीज, तो हाइपोवॉल्मिक शॉक को मैनेज करने के लिए फ्लूइड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जिसके जरिए हम हाइपोवॉल्मिक शॉक को मेंटेन कर सकते हैं। ऑन एवरेज ऐसे भी डेली जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की है 2.5 लीटर फ्लूइड जो है वो डेली रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम स्पीच के जरिए या फिर जो है सांसों के जरिए या खाने पीने और जनरल एक्टिविटी के जरिए जो लॉस करते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छे से अच्छे सेकेंडरी लाइफ स्टाइल आप गुजारते हैं, उसके बावजूद भी जो कि बिल्कुल आप बेड पे भी पड़े रहते हैं, तो भी आपके बॉडी फ्लूइड जो है बहुत तरीके से लॉस होती रहती है, चाहे वो यूरिन के जरिए हो, फीसेस के जरिए हो, स्वेट के जरिए हो, ब्रीथ के जरिए हो, स्पीक के जरिए हो, ये सारी चीजों में। तो इन सब चीजों को नॉर्मली हम जब लेते रहते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक्स्ट्रा लॉसेस शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा लॉसेस किसकी सूरत में शुरू होता है, एक तो डायरिया हो गया, इसके अलावा जैसे किसी को सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया के केसेस में दो कंडीशन होती है, एक डायबिटिक कीटोसिस और दूसरा नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर डायबिटिक कोमा। तो इन दोनों कंडीशन में भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना होता है कि इन केस ऑफ फ्लूइड लॉस तो किस कंडीशन से हो रहा है, डिहाइड्रेशन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है तो वैसी सूरत में क्या हम ORS दे सकते हैं या फिर हम IV फ्लूइड देते हैं, तो वो IV फ्लूइड कौन सा सेलेक्ट करेंगे। सपोज कि अगर आपने किसी को, कोई डायबिटिक पर्सन है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में गया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में गया अगर, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या हम सारे फ्लूइड दे सकते हैं। डायबिटिक है तो क्या मैं तेज वाली सलाइन TNF T5 D10% दे सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए सिंपल है कि हाइपरग्लाइसेमिया है, अगर हाइपरग्लाइसेमिया है तो वैसी सूरत में सबसे पहले तो हम जो भी ग्लूकोज कंटेंट IV फ्लूइड्स हैं
उसको इनहिबिट करेंगे। जैसे कि अगर आप ORS दे रहे हैं, ORS में आप 6 स्पून सिल्वर दे रहे हैं, तो वो हम उस कंडीशन में नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्या दे सकते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन बचता है RL एंड NS, नॉर्मल सलाइन एंड NS। लेकिन चूंकि रिंगर लैक्टेट में लैक्टेट पाया जाता है जो कि कीटो एसिडोसिस को बढ़ा सकता है, कीटोन पे बढ़ा सकता है, तो वैसी सूरत में हम RL भी नहीं दे सकते, तो सिर्फ हम क्या दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन। अगर बहुत ज्यादा हाइपोनाइट्रेमिया हो गया, हाइपोक्लेमिया हो गया, अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है कि हाइपोक्लेमिया या हाइपोक्लेमिया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को मैनेज करने के दौरान होता है, जब आप ट्रीट करते हैं तब होता है। ऐसा क्यों होता है, हाइपोग्लाइसेमिया के को जब आप ट्रीट करते हैं, जिसके लिए आप इंसुलिन देते हैं, तो इंसुलिन जब सेलुलर लेवल पे जाता है, सेल में एंट्री करता है, तो वो अकेला नहीं जाता है, वो पोटासियम के थ्रू जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वास्कुलर कंपार्टमेंट में हाइपोक्लेमिया डेवलप हो जाता है। और हाइपोक्लेमिया या हाइपोक्लेमिया वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, one of the life threatening condition, it may cause cardiac arrest within few minutes, so it should be remind कि पेशेंट मेरा कीटो एसिडोसिस में तो नहीं है, अगर मैं ट्रीट कर रहा हूं तो हाइपोक्लेमिया या हाइपोक्लेमिया में तो नहीं जा रहा, क्योंकि हाइपोक्लेमिया में तो आपने इंसुलिन दिया चला गया, अब आप ने पोटासियम लगा दिया, सडनली वो हाइपोक्लेमिया में जा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है वही इसकी जगह नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर डायबिटिक कोमा में जाता है। ऐसी सूरत में क्या होता है, मोर देन 5 लीटर यूरिन आउटपुट होने लगता है पर डे। मोर देन 5 लीटर यूरिन आउटपुट होने से क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन, पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो ऐसी सूरत में हाइपरग्लाइसेमिया को आप बहुत एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करते, आपको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो फिर उस सूरत में आपको RL दे सकते हैं, क्योंकि वो कीटोन बॉडी प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, तो लैक्टेट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है इसमें कि अगर हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर को ट्रीट कर, क्या पेशेंट मेरा हाइपरटेंसिव है, क्या पेशेंट मेरा कार्डियक से सफर कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी से सफर कर रहा है, कार्डियो कंजेस्टिव कार्डियोस्टोलियो या फिर एक्यूट एलवीएफ, अदर टाइप ऑफ एलवीएफ से या वाल्वुलर हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है, क्या मेरा पेशेंट रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज है। अगर ऐसी सूरत है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। आपको जुगुलर वेनस प्रेशर एसेस करके रहना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड अगर आप वाटर लेवल कर देते हैं, वैसी सूरत में पल्मोनरी इटमा एंड कार्डियक लोड बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से तो पेशेंट आपका फर्दर डिटोरिएट हो जाता है। उसी तरह अगर आपका पेशेंट डायरिया का हो, किसी वजह से डिहाइड्रेशन में जा रहा है, और पेशेंट CKD का है या ARS में चला गया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। इस कंडीशन में अगर कोई CKD का है, CKD के नतीजे में कॉमनली देखा गया है कि सेवियर IDO होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो ऐसे ही जो है ये हाइपोवॉल्मिक हो जाता है, क्योंकि सेल्स कम होते हैं, RBC कम होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होते हैं, लेकिन आपको बाउंडेड पल्स मिलेंगे। आप देखेंगे कि उसमें हाइपरटेंशन पाया जाएगा, तो क्या हम उसको रिहाइड्रेट करेंगे, क्या हम उस रिहाइड्रेशन में हम क्या यूज करेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब कभी भी आप ORS या IV फ्लूइड्स का सिलेक्शन करते हैं, तो IV फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूं तो IV फ्लूइड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, आइदर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो हर वो फ्लूइड जो नॉर्मल हमारा ऑस्मोलर लेवल से लो में है, जैसे डेक्सट्रोज 5% DNS, ये फ्लूइड हमारा हाइपोटोनिक कहलाता है। हाइपोटोनिक फ्लूइड का नेचर ये होता है कि इजीली शिफ्ट कर सकता है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। तो ऐसी फ्लूइड्स का जब आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसको पल्मोनरी इडमा या अदर कहीं इडमा तो नहीं हो रहा है,
ठीक उसी तरह अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो वैसी सूरत में वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट से इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड की सिस्टम में रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑस्मोलिटी को बढ़ा देता है। तो वैसी सूरत में पेशेंट आपका इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेट हो सकता है। इसलिए अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है तो अकॉर्डिंग टू मोलरिटी वेट ही आपको फ्लूइड सेलेक्ट करना है। बस यही छोटा सा बात था जो मैं अपनी रखना चाह रहा था। हाँ? अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली जिंक जो है वो आपका एक तरह से इम्यून बूस्टर के तौर पर रोल प्ले करता है। दूसरी चीज वो भी आपके ऑस्मोलेट को मेंटेन कर सकता है। इसकी डोज को आप फॉरगेट, कंटिन्यू फॉलोड बाय 30 डोज। एनीथिंग एल्स? ओके, यस। देखिए, ओआरएस को मदर मिल्क में मिक्स करके दे सकते हैं, ऐसा मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है। वही बात, इन्फेंट को वाटर दे नहीं सकते हैं, तो वैसी सूरत में हमारे पास आईवी फ्लूइड्स होते हैं। आईवी फ्लूइड्स को जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दे सकते हैं। समटाइम समटाइम ये होता है कि आपको डेली, बच्चा अगर बहुत ज्यादा सिक है उसको अगर मेंटेन करना है, डिहाइड्रेट नहीं है बल्कि बच्चा बहुत ज्यादा, या कोई भी एडल्ट, सपोज कोई एडल्ट हॉस्पिटलाइज है और एनबीएम है, नील बाय माउथ है, तो वैसी सूरत में आप 2 to 2.5 लीटर एडल्ट के लिए तो है, लेकिन बच्चों के लिए 8 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर आवर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 24 आवर में इतना आप कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे के हार्ट, लंग्स वगैरह पे, किडनी वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट रिमेंबर, मोस्टली जो देते हैं वो आइसोलाइट पी के नाम से आता है, यानी कि वो आइसोटोनिक सलाइन होता है जो प्रोबियोटिक मोलिटी के हिसाब से शिफ्ट होता है। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी का कुछ? थैंक यू। थोड़ा वक्फा कर लेते हैं। आई थिंक जो नेक्स्ट सेशन है वो अब गेस्ट आ जाए तो उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग रिलैक्स हो जाए, नेक्स्ट सेशन फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे लाइव या जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज़।
पानी भर ध्यान दीजिए। फेंक दिया था, भर गया था ना। वाला इसे कितने नाम है? हाँ, हो गया। हट जाएगा, हट जाएगा। हो गया। तो रखेंगे तो तेल पानी
पीछे नहीं कर रहे हाँ